कई दिन से दोस्तों जो हमारी क्लास थी वो बंद हो गई थी, बीच में थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण और बीच में कहीं अन्यत्र चले जाने के कारण वीडियो को स्टॉपेज करना पड़ा। बाद में आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं ये हमारे 9 वीडियो हैं और 10वीं आज वीडियो हमारी डालने जा रही है। जो भी हमारा जो टॉपिक रह रहा है उसमें नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आपके साथ विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी हमारे टॉपिक रह रहे हैं उनको हम एक एक करके अच्छे तरीके से उनको तैयार करेंगे और इसके बाद हम जो दूसरी हमारी जो पॉलिसी रहेगी, दूसरा जो हमारा सिस्टम रहेगा वो टेस्ट का रहेगा, जो कि टेस्ट ऑनलाइन हमारा जो मोबाइल पर लिखित होता है उसको हम लिखित तरीके से चालू भी करेंगे। और जो एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि कहीं चाहे वो रेलवे हो चाहे एसएससी हो चाहे जिसमें साइंस की जिक्र किया गया हो, उस क्वेश्चनों का भी हम उसमें चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करने जा रहे हैं फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऊष्मा का संचरण, उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों आज हम। ऊष्मा का संचरण, जिसे इंग्लिश में बोले तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट। इसके बारे में दोस्तों थ्योरेटिकल मैं आपको पहले बता देता हूं ऊष्मा का संचरण क्या होता है। ऊष्मा का किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाना या किसी एक ही वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना क्या कहलाता है दोस्तों, ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा के संचरण में इसकी 3 विधियां हैं, जिसमें जो है ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार जाती है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे ऊष्मा के संचरण इस टॉपिक में। जिसमें पहली विधि होती है अपने चालन विधि। क्या है दोस्तों, चालन विधि वह विधि है जिसमें ऊष्मा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं मगर अपने स्थान को भी परिवर्तित नहीं करते, और ऊष्मा का जो संचरण है वो नियत होकर एक स्थान पर वो कण है वो एक स्थान पर रहेगा उसी स्थान तक, और ऊष्मा का संचरण है वो दूसरे स्थान तक हो जाएगा। यानी कि जो उसमें जो उसके कण है वो नियत रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, वो नहीं चलेगी। चलेगी क्या उसमें ऊष्मा। तो ये क्या हुई दोस्तों, चालन विधि। इसमें तापांतर होना बहुत जरूरी है। और दूसरी है दोस्तों संवहन विधि। संवहन विधि बता देता हूं दोस्तों, इस विधि में जो माध्यम के कण हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा दूसरे स्थान के जो कण हैं वो पहले स्थान पर आते हैं। जिस प्रकार हम पानी को गर्म करते हैं तो सबसे पहले पानी के नीचे जो गैस चलती है अपनी, या फिर हम जिसको हम चूल्हे द्वारा किसी भी तरीके से गर्म करें तो जो पानी के जो नीचे के कण हैं वो ऊपर आते हैं तथा ऊपर के जो कण हैं वो ऊष्मा लेने के लिए नीचे जाते हैं। वो कौन सी विधि होती है दोस्तों, संवहन विधि। यदि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो संवहन विधि का प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है, पानी गर्म करने, दूध को गर्म करने, जो कि द्रव को गर्म करने की जो सब सारी विधि होती है वो संवहन विधि होती है। और चालक विधि में जैसे कि हमारी कोई क्षण है और इसमें हमें ऊष्मा का संचरण करना है, ऊष्मा का कण इस स्थान से इस स्थान तक नहीं पहुंचेगा जबकि ऊष्मा का संचरण हो जाएगा, क्योंकि स्थान इसमें जो है कण जो है कांस्टेंट रहेंगे और ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाएगा। तो चालन विधि में इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऊष्मा तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है लेकिन कण जो है वो अपने स्थान पर नियत रहते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, चालन विधि। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों ऊष्मा का संचरण। इस विधि में ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना अथवा एक ही वस्तु में ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है, ऊष्मा का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ऊष्मा का संचरण कहलाता है। इसकी दोस्तों 3 विधि हैं। पहली जो विधि है वो होती है चालन विधि।
और दूसरी है संवहन विधि। और जो तीसरी है दोस्तों वह है विकिरण विधि। इस तीनों विधियों को दोस्तों हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आपके लिए बता देता हूं कि जो इसमें टॉपिक है ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा की तीन संचरण की विधि, ऊष्मा के सुचालक, ऊष्मा के कुचालक। जो भी इस ऊष्मा के संचरण के टॉपिक में जो भी पॉइंट रहेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे सभी के साथ। जैसे कि अपना जो टॉपिक है प्रीवोस्ट का नियम है इसमें, और ऊष्मा के संचरण में इसके बाद हम ऊष्मा गति थर्मोडायनामिक्स की चर्चा करेंगे, जिसमें हम कार्बन पढ़ेंगे कि ऊष्मा का संचरण है वो कैसे होता है। किसी को हम हीट देते हैं तो दो कार्य होती है, वो किस प्रकार वो कार्य करता है, और कुछ जो भाग है वो इसका वैसे निकल जाता है। यानी कि जैसे हम बात करें कि हम मोटरसाइकिल में जब पेट्रोल डालते हैं तो उसका पेट्रोल कुछ कार्य में परिवर्तित होता है, जो कुछ भाग जो है वो सिंक के द्वारा, सिंक जैसे कहते हैं साइलेंसर के द्वारा बाहर चला जाता है, जबकि कुछ भाग उससे क्या आता है काम में आता है, कुछ भाग धुआं के रूप में निकल जाता है। किसका? ईंधन का, ऊष्मा का। तो हम चालन विधि की चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप इसे परिभाषा को नोट डाउन कीजिएगा। दोस्तों चालन विधि की हम चर्चा करेंगे इसमें। चालन विधि चालन विधि मैंने बताया था दोस्तों, ऊष्मा के जो कण हैं वो अपने स्थान से नहीं हटते हैं, जबकि ऊष्मा का संचरण कर देते हैं। तो ऊष्मा की संचरण की इस विधि में ऊष्मा के संचरण की इस विधि में ऊष्मा के संचरण की इस विधि में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कणों के अपरिवर्तित रहने से पहुंच जाती है। इसमें दोस्तों ध्यान रखने की बात यह है कि ऊष्मा के जो कण हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसमें पहुंच जाते हैं, लेकिन जो कण के स्थान है वो अपरिवर्तित रहता है, कणों का स्थान अपरिवर्तित होता है, रहने से पहुंच जाती है। तो क्या है दोस्तों? चालन विधि। चालन विधि इसमें जो है तापांतर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने एक क्षण ली, ये हमारी कोई क्षण है, इसका एक सिरा और ये इसका दूसरा सिरा, इसका ताप क्या है? T1, तो ये क्या है? T2। अब हमको ये T1 पे गर्म करनी है और T2 तक किसी ऊष्मा पहुंचानी है। तो जो T1 का जो ताप है वो हमेशा क्या होना चाहिए? T2 से बड़ा होना चाहिए। इम्पोर्टेंट बात यह है, नोट में डाउनलोड कर सकते हैं इसे हम। नोट, इस विधि में तापांतर होना जरूरी होता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले की बात। तो इसमें जो दूसरी विधि है वो होती है अपनी संवहन विधि। इसमें जो है ऊष्मा के संचरण की इस विधि में ऊष्मा का संचरण
माध्यम के जो कण हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा दूसरे कण पहले के स्थान पर आते हैं। ऊष्मा संचरण विधि में ऊष्मा का जो संचरण है वो माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा दूसरे कण पहले के स्थान पर आते हैं। मान लिया दोस्तों संवहन विधि में मैंने बताया था कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो जो नीचे के जो तली वाले जो कण होते हैं वे गर्म होकर ऊष्मा को कहाँ ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तथा ऊपर के जो कण हैं वो पहले के स्थान पर आते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, संवहन विधि। जो पानी गर्म होता है वो संवहन विधि के दौरान होता है, तो उसको आप नोट डाउन कीजिए। संवहन विधि की जो इंपॉर्टेंट बात है वो होती है कि माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि माध्यम के जो पहले वाले नीचे वाले कण हैं वो ऊपर जाते हैं तथा ऊपर वाले जो कण हैं वो नीचे आते हैं। तो माध्यम के कणों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो माध्यम के कणों का स्थानांतरण किसमें होता है, संवहन विधि में। जबकि तापांतर होना किस विधि में होता है, चालन विधि में जो होती है चालन विधि। इसमें क्या है दोस्तों, तापांतर होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि पहली वस्तु का इसका जो ताप था श्रेय का T1 था और इसका T2 था, उसमें हमको T1 से T2 तक ले जानी थी, तो T1 का जो ताप है वह T2 के ताप से अधिक होना चाहिए। यानी कि ऊष्मा जो है दोस्तों उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गमन करती है। इसमें आप नोट डाउन कीजिए, यहाँ नोट लिख लीजिए। ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का संचरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि ऊष्मा का संचरण है वो किस प्रकार होता है, निम्न ताप से उच्च ताप, उच्च ताप से निम्न ताप, और निम्न ताप से उच्च ताप। तो उसका जो राइट आंसर होगा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। जिस प्रकार मैंने बताया था कि तापांतर होना बहुत जरूरी है, इसी प्रकार जो ऊष्मा का संचरण है वो हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। और संवहन विधि में मैं चर्चा कर चुका हूं दोस्तों, इसको चित्र के माध्यम से एक बार और समझा देता हूं संवहन विधि को। संवहन विधि, अब संवहन विधि को हम एक बार चित्र से और समझा देते हैं दोस्तों आपके लिए। माना कि ये क्या है, कोई हमारा संवहन विधि मैंने बताया था दोस्तों, ये कोई हमारा पात्र है, ये पानी से क्या है भरा हुआ है, इसमें क्या है वाटर, इसमें H2O है दोस्तों। अब इसमें हम कोई पानी की एक रॉड गर्म करने की डालते हैं, ये हमारी रॉड है, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, इसको नीचे टिका देते हैं। ये क्या है, अपनी रॉड है। जब हम पानी को गर्म करते हैं दोस्तों रॉड द्वारा, तो जो नीचे के जो कण हैं, ये जो कण हैं ये कहाँ जाते हैं दोस्तों, यहाँ। और जो यहाँ के जो कण होते हैं वो कहाँ आते हैं, यहाँ, ऊष्मा लेने के लिए। जबकि यहाँ के जो कण है यहाँ, इस प्रकार धीरे धीरे पानी क्या है, गर्म हो जाता है। तो ऊष्मा की संवहन विधि में मैंने बताया था जो माध्यम के जो कण हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा दूसरे स्थान से पहले के स्थान पर आते हैं। समझ में आ गई होगी आपके लिए ऊष्मा के संवहन की विधि। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं संवहन के बाद दोस्तों अपनी जो विधि है वो है विकिरण विधि। विकिरण विधि इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों वह है पहली, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
अच्छा, विकिरण विधि क्या है दोस्तों? ऊष्मा संचरण के इस विधि में ऊष्मा जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आती है। इसका उदाहरण जो है वह है दोस्तों सूर्य का प्रकाश। सूर्य का जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आता है, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो निर्वात में भी गमन कर सकता है। तो विकिरण विधि क्या है? इसमें जो ऊष्मा संचरण की जो इस विधि है इसमें ऊष्मा विद्युत चुंबकीय रूप तरंगों के रूप में आती है। तरंग क्या होते हैं उसमें? विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होते हैं? सूर्य का प्रकाश। और इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में भी चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। और सूर्य का जो प्रकाश है वो दोस्तों निर्वात में गमन कर सकता है, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो सूर्य का प्रकाश और पृथ्वी पर आता है वो किस तरंग के रूप में आता है? विकिरण विधि के रूप में आता है। दोस्तों विकिरण विधि भी हमारी अब फिनिश हुई। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसके ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालकता गुणांक इसे डिनोट करते हैं दोस्तों के से। ये क्या होता है दोस्तों? यदि हम एक क्षण लेते हैं, उसकी जो लंबाई है हम 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और जो उसके परिच्छेद है यानी कि ये वर्ग ये क्या है? इसके किनारे, इनका जो क्षेत्रफल है वह हम 1 वर्ग सेंटीमीटर ले लेते हैं, और इसका ताप T1 है और इसका ताप T2 है। तो T1 हमेशा T2 से बड़ा होता है। तो जो ऊष्मा चालकता गुणांक है वो कहता है कि जो Q है हमारी ऊष्मा की मात्रा वो इसके क्षेत्रफल की क्या होती है? समानुपाती, और उसके तापांतर की भी क्या होती है? समानुपाती, और उसकी लंबाई की क्या होती है दोस्तों? व्युत्क्रमानुपाती। ताप Q की क्या होती है? समानुपाती, और इसकी जो लंबाई है 1/L इसकी क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। यदि हम इसकी बात करते हैं तो Q बराबर A T1 माइनस T2 अपॉन L डॉट T। अब हम बात करते हैं, इसको समानता का चिन्ह था जिससे उसे हटाया तो क्या है यहाँ पर? Q के क्या है दोस्तों? ऊष्मा चालकता गुणांक। तो ये क्या रहा दोस्तों कि ऊष्मा चालकता गुणांक। इसे आप नोट डाउन कीजिए। ये L है, ये T है। दोस्तों बात करें हम के की, तो के क्या है? ऊष्मा चालकता गुणांक। के का मान जितना अधिक होगा, के का मान जितना अधिक होगा उसकी जो चालकता है वो उतनी अधिक होगी, उसकी ऊष्मा चालकता उतनी ही अधिक होगी। और जो के का मान है वो उतना कम होगा, उसे ऊपर लिख देता हूं।
के का मान है जितना कम होगा उसकी ऊष्मा चालकता उतनी ही कम होगी। अतः आदर्श ऊष्मा चालक के लिए जो के का मान अनंत होना चाहिए या होता है। अतः आदर्श ऊष्मा चालक के लिए के का मान अनंत होना चाहिए और ऊष्मारोधी के लिए के का मान 0 होना चाहिए। अब दोस्तों हमने ऊष्मा चालकता गुणांक की बात कर ली। इसके बाद हम बात करेंगे ऊष्मा चालक पदार्थ कौन कौन से हैं और ऊष्मा रोधी कौन कौन से हैं। तो इसको मैं आप नोट डाउन कीजिए, इसे मिटा सकता हूं। ऊष्मा के सुचालक ऊष्मा के सुचालक क्या होते हैं दोस्तों? वे पदार्थ जो ऊष्मा का आसानी पूर्वक सुगमता पूर्वक संचरण करते हैं, जिनमें ऊष्मा का आसानी से संचरण होता है, वो क्या कहलाते हैं? ऊष्मा के सुचालक। वे पदार्थ जो ऊष्मा का सुगमता या सरलता पूर्वक ऊष्मा का संचरण करते हैं, क्या कहलाते हैं? ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। उदाहरण सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। उदाहरण कॉपर, एल्यूमिनियम, चांदी। दोस्तों जो चांदी है वो ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक मानी जाती है। चांदी जो है, उसके बाद तांबा या कॉपर बोल सकते हैं इसको, उसके बाद एल्यूमिनियम, इसके बाद बात करेंगे हम ऊष्मा के कुचालक, उसके बाद करेंगे हम ऊष्मा के सुचालक, ऊष्मा के कुचालक। कुछ ऐसे भी हैं जो ऊष्मा का संचालन तो करते हैं लेकिन धारा का प्रवाह नहीं करते, उनकी भी हम बात करेंगे। आप इसे नोट डाउन कीजिए। ऊष्मा के कुचालक वे पदार्थ
या वस्तुएं जिनमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता अथवा जिनमें ऊष्मा का संचरण अति अल्प मात्रा में होता है, क्या कहलाती हैं? ऊष्मा की कुचालक। ऊष्मा की कुचालक कहलाती हैं। अधिकांश द्रव व गैसें धातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। नोट डाउन कीजिए दोस्तों। नोट, अब्रक एक ऐसी धातु है ऐसी अधातु है जो ऊष्मा का संचरण तो करती है लेकिन विद्युत धारा का संचरण नहीं करती। अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ ऊष्मारोधी और अचालक पदार्थों की। आप ऊष्मा के कुचालक में इसको ध्यान रखना कि अभ्रक जो है एक ऐसी धातु है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो कि ऊष्मा का संचरण तो करती है, लेकिन हमने ऊष्मा के कुचालक पदार्थों में पढ़ा था कि अधिकांश जो धातुएं हैं वो ऊष्मा का चालन नहीं करती। जबकि इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभ्रक एक ऐसी धातु है, यानी कि ये एक्सेप्शन है। अभ्रक एक ऐसी धातु है जो ऊष्मा का संचरण तो करती है लेकिन विद्युत धारा का संचरण नहीं करती। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम ऊष्मा के कुछ ऊष्मारोधी पदार्थों की, जो कि ऐसी कोई प्रकृति में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि पूर्णतः कुचालक हो, लेकिन एस्बेस्टस एक ऐसा पदार्थ है जो कि अचालक है। इसको हम बात करेंगे नेक्स्ट। इसको आप नोट डाउन कीजिए। अथवा ऊष्मा रोधी वे वस्तुएं जो ऊष्मा का संचरण नहीं करती हैं उन्हें ऊष्मारोधी या अचालक कहा जाता है। प्रकृति में कोई भी पूर्णतः
कुचालक या ऊष्मारोधी नहीं है, लेकिन व्यवहार में एस्बेस्टस और एवोनाइट अचालक की तरह व्यवहार करती हैं। दोस्तों, अचालक एवं ऊष्मारोधी मैंने बताया था कि वे वस्तुएं जो ऊष्मा का संचरण नहीं करती उन्हें ऊष्मारोधी या अचालक कहा जाता है। प्रकृति में कोई भी पूर्णतः अचालक या कुचालक या ऊष्मारोधी नहीं है, लेकिन व्यवहार में एस्बेस्टस, एवोनाइट अचालक की तरह व्यवहार करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों किरचॉफ नियम, जिसमें जितनी जो अच्छी उत्सर्जक होती है वो उतनी अवशोषक भी होती है। मान लीजिए कोई पदार्थ ऊष्मा का अवशोषण बहुत तेजी से कर रहा है, तो उसमें यह तो आवश्यक गुण है कि वो ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है, लेकिन उतनी ही ऊष्मा वह उत्सर्जित भी करता है। तो उस वस्तु जो कि अवशोषण और उत्सर्जित करने की जो क्षमता होती है उसकी बराबर होती है। जितनी वो अवशोषित करेगी उतनी वह उत्सर्जित भी करेगी। तो किरचॉफ इस बात को कहते हैं कि जो वस्तु उतनी ही ऊष्मा का अवशोषित करती है वो उसका उतनी ही मात्रा में उत्सर्जित भी करती है। जितने टाइम में वे उस अवशोषित कर रही है उतने ही टाइम में वो उसको उत्सर्जित भी कर देती है। तो किरचॉफ इस नियम को ही कहते हैं कि वस्तु की अवशोषण की दर और बटे उसके उत्सर्जित करने की दर जो होती है वो कांस्टेंट होती है। इसको बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जो ऊष्मा के संचरण में जो भी बात रख रही है उसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में समझा दूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को रेगुलरिटी से देखिए और ऐसी कोई भी चीज नहीं रहेगी, चाहे वो लूसेंट हो, चाहे वो अरिहंत हो, चाहे वो एसके पब्लिकेशन की कोई भी बुक हो जिसमें फिजिक्स का बौरक किया गया हो और उस फिजिक्स को यहाँ पर ना समझाया गया हो। ये गलत बात है। ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जिसमें हम इस बोर्ड पर समझाएं और एग्जाम में ना हो, लेकिन किताब में भी ना हो। ऐसी हो सकती है किताब में नहीं हो लेकिन यहाँ समझाई, लेकिन ऐसी कोई नहीं होगी जो किताब में हो और यहाँ नहीं समझाई। इसलिए दोस्तों अपने चैनल पर जुड़े रहिएगा। अब तक बहुत गैप दे दिया, लेकिन कोशिश करूंगा कि वीडियो को कंटिन्यू रखूं। तो दोस्तों चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके हरदम साथ हूँ। और दोस्तों कल या परसों में मैं आपके लिए बायोलॉजी की भी जो जनरल साइंस की जो क्लासेस होती हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आए हुए हैं, मैं उनका भी चर्चा करूंगा। चाहे वो कल हो या परसों, मैं बायोलॉजी के 3 या 2-3 टॉपिक को एक दिन में समझाऊंगा, चाहे वो 2 घंटा की क्लास ही क्यों ना हो। तो दोस्तों हमारे चैनल में बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कटारे फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार दोस्तों।